जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने पेपर 5 के ऊपर डिस्कशन किया था। अगर अभी तक आपने पेपर 5 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेपर 7। हाँ, सही सुना आपने, पेपर 7 के बारे में। पेपर 7 के पहले मैं ओवरव्यू सिलेबस बता दूँ आपको, इसमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कैसे पढ़ना है। पेपर 7 बेसिकली 3 पार्ट्स है इसमें। सही। पेपर 7 में बेसिकली 3 पार्ट्स है। पार्ट 1 मैकेनिक्स के ऊपर है, मैकेनिक्स। सेकेंड पार्ट ए पी एच, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मत बोल दीजिएगा, एट्रैक्शन, पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। जो थर्ड पार्ट है वो बहुत प्यारा सा है, बिल्कुल आपके चेहरा की तरह प्यारा सा। डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन हालांकि मैंने पार्ट 2 में भी पढ़ा है, हाँ, और पार्ट 3 में भी इसका डिटेल के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन बेसिक से आएगा और कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएगा, और जो बचा क्वेश्चन वो कहाँ से आएगा? वो इस दोनों में से आएगा। मजाक चल रहा है? बिल्कुल मजाक नहीं चल रहा है। तो मैं इस पे मैं डिस्कशन कर दूं, जो अभी पार्ट 3 का सिलेबस में क्या क्या है। एक तो है सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, एंड इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कुछ कुछ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पहले तो मालूम तो चले आप जिस गाड़ी पे बैठे हैं, मतलब जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको कहाँ तक साथ देगा। मतलब मेरा आपका साथ यहाँ तक नहीं, एग्जाम हॉल तक साथ रहेगा ना। इसका मतलब पढ़ना ही नहीं है, अभी से पढ़ना भी कुछ है ना। सेकेंड ऑर्डर एंड इट्स सॉल्यूशन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, और क्या क्या। और इसके साथ साथ कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर कुछ मेथड है ना, लैग्रेंजेज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। कुछ कुछ आपको, हाँ दोस्त, कुछ कुछ आपको नियम मतलब रूल मेथड है, जैसे आपका मोंगीज मेथड आ जाता है, मोंगीज मेथड, प्रोनाउंसिएशन समझ जाइएगा, मोंगीज मेथड। और उसके बाद एक है ये CHA, चारपीट्स मेथड। अगर ये दोनों पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक बच जाता है बेसेल्स, ये भी पढ़ ही लीजिए ना, बेसेल्स। अगर ये पढ़ लिए तो उसके बाद एक और, हाँ हाँ, फेमस, उसको कैसे भूल सकते हैं आप, बर्नौलीज को। हाँ, बर्नौलीज इक्वेशंस, बर्नौलीज, ये फिजिक्स में, मैथ में भी है। बर्नौलीज इक्वेशंस आपको आइडेंटिफाई कर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं मोंगीज मेथड को आइडेंटिफाई करना रहेगा, चारपीट्स मेथड को, बर्नौलीज और वेसल्स इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना रहेगा। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये दोनों कब पढ़ाया जाएगा, ये दोनों जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपको बताया जाएगा। टाइम वेस्ट दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन बेसिक से लिया हूं ताकि आपको सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट बना रहे। मैं पहला 2 क्वेश्चन ही हार्ड लिख दूं आप तो वीडियो के स्किप ही कर दीजिएगा, इसीलिए मैंने कोशिश किया है फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन को इजी रखने का। क्यों? क्योंकि आपका वीडियो पे इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो मालूम चलेगा आप स्किप करके चल गए तो वीडियो बन किसके लिए जा रहा ना, मालूम चलेगा जिसके लिए दूध गर्म हो रहा है वो बच्चा ही सो गया। ऐसा बात नहीं है, बच्चा को जगना पड़ेगा ना। हाँ, तो चलिए, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। सॉल्यूशन 2 तरह का। 10th का बच्चा से पूछोगे सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, बोलेगा 2 तरह का, एक सही और एक गलत। उसको बोलोगे नहीं, पहले सच और झूठ होता था, लेकिन अब क्या होता है, सच्चा सच, सच्चा झूठ। ये सब मजाक मजाक में चलेगा। द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर, जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट रहेगा। जनरल सॉल्यूशन में, जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन का बात नहीं हो रहा है,
जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कब बन जाएगा, जब हम आर्बिटरी कांस्टेंट का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ इक्वेशन आता है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तब वो क्या बनता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें देखिए तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का है, इट मीन्स इसका कितना सेकेंड डिग्री का है, तो आर्बिटरी कांस्टेंट 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसमें कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, चाहिए कितनों ऑर्डर का रहे, 3 4 5 1 ऑर्डर, कितना भी ऑर्डर का रहे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, इट मीन्स इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट 0 होगा। हाँ, तो पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज हैविंग, इसमें भी वही बात है जो एक्सप्लेनेशन 2 का दिया है ना। द नॉन जीरो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी फाउंड आउट फॉर, ये जो नॉन जीरो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया, जैसा अगर आप पार्ट 2 का एग्जाम में भी ध्यान दिए होंगे तो इससे भी ये क्वेश्चन आया था पार्ट 2 में भी आया था, सेकेंड में पार्ट 2 में आया था, उसमें भी आप देखिए नॉन होमोजीनियस के लिए आपको पार्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है, नॉन जीरो पार्टिकुलर इंटीग्रल नॉन होमोजीनियस के लिए फाइंड किया जाता है। इसका तो सिंपली आप बस ये किसका है पार्ट, ये साइन का है ना, साइन का है ना, साइन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहीं ना कहीं अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, टोटल डिफ्रेंशिएशन होता है, तो पहला वाला को कांस्टेंट मानेंगे x, फिर दूसरा वाला को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्रोडक्ट है तो प्लस लिखे ना y, फिर दूसरा वाला को डिफ्रेंशिएट किए, दूसरा वाला को कांस्टेंट रखे और पहला वाला को डिफरेंस, इस तरह से ये भी सही है। ये डिवाइड वाला है ना, नीचे वाला भी स्क्वायर ऊपर में करते हैं तो ये भी सही है, x नीचे है तो यहाँ x स्क्वायर x, ये भी इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हुआ ऑल। ये बेसिकली क्या प्रोडक्ट फार्मूला से इसको रिलेट कर सकते हो, इसको डिवाइड फार्मूला से, इसे भी डिवाइड फार्मूला से। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इक्वेशन, इस इक्वेशन के पास कितना सॉल्यूशन है, जितना इस पे पावर रहेगा उतना सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे n डिग्री है तो कितना सॉल्यूशन n सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस, इसमें से कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोस्तों आप हमें बताइए ये क्या ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्यों, इन ईच टर्म डिग्री इज नॉट सेम, इन इस टर्म ये देखिए तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये होमोजीनियस है, हाँ, अब बोलेगा ये होमोजीनियस है, क्यों, इसमें हर एक टर्म का डिग्री सेम है, इसमें कितना 2, इसमें कितना 2, इसमें कितना 2। अगर इसी तरह से आप यहाँ देखिए तो यहाँ कितना डिग्री 1, यहाँ कितना ऊपर में 2 नीचे में 1, तो सब्ट्रैक्ट होगा 1, यहाँ भी 1, इस तरह से 1 1, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट है तो अंदर में डिग्री 2 तो बाहर आएगा 1, इसका मतलब ईच एंड एवरी टर्म डिग्री इज सेम, इट मीन दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है, और ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल टाइप का होता है, उसमें इक्वलिटी नहीं रहता है। इसमें देखिए तो इसमें भी कितना डिग्री 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 1 1, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ऑल हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये क्या है डिफरेंशियल, इस फॉर्म का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये क्या, एक बर्नौलीज इक्वेशन होता है। बर्नौलीज इक्वेशन अगर इसमें क्यू वाला टर्म एक पावर में आ जाता है तो इस टाइप का बर्नौलीज इक्वेशन, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जब जिसमें क्यू नहीं रहता था वो कब पढ़े थे, पार्ट 2 का एग्जाम में पढ़े थे, कुछ पार्ट 12th में भी है, पार्ट 12th नहीं क्लास 12th में भी है कुछ टॉपिक इसका, उसमें क्यू एन नहीं रहता। अगर एन आ गया इसमें इसका ये बर्नौलीज इक्वेशन, ये सब इक्वेशन को अब भी है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन चिपकाएगा, और आपको चिपकना नहीं बल्कि आंसर देना है ना। आप सोच रहे होगे ना गजब पढ़ा है, गजब नहीं पढ़ाया जा रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस, ये किसका फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है, लेजेंडर्स इक्वेशन, बेसल्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अभी बता ही दिए ये तो हो बेसल्स इक्वेशन, और इसी दोनों में से एक होगा ना। तो ये एक फेमस इक्वेशन लेजेंडर्स इक्वेशन, आप इसे ध्यान में रखिए, बेसल्स इक्वेशन ये नहीं, बेसल्स इक्वेशन आगे आएगा आपको ना। ये जितना भी इक्वेशन फॉर्म है ना आप उसे ध्यान में रखिए। अगर इसी इक्वेशन को अगर ध्यान दीजिएगा, इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दें हम तो आप क्या बोलोगे, डी बट्टा डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी, इसको 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 ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, रुको रुको रुको, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ
अगर इसी इक्वेशन को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d2y बट्टा dx स्क्वायर माइनस माइनस क्या, ये माइनस, गलत गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर माइनस d2y बाय dx स्क्वायर, y नहीं, यहाँ y नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्म को आप पहचानना होगा, अगर एग्जाम में ये फॉर्म आ गया तो ये भी क्या है, ये भी लेजेंडर्स, इसी को सिंप्लीफाई कर दिए, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया गया, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस फॉर्म है, ये जो डिफरेंस यहाँ पे ये जो n है ना, ये n नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर। ये जो इक्वेशन फॉर्म है ये भी फेमस इक्वेशन है, लेफ्ट, ये आपका वेसेल्स इक्वेशन। डिफरेंस इस फॉर्म का जो इक्वेशन होता है ना, वेसेल्स इक्वेशन, वेसेल्स, वेसल, VESELS। और ये क्या हुआ, लेजेंडर्स इक्वेशन का n इंटू एन प्लस वन। आप इसे मेमोराइज कर लीजिए, ध्यान में रखना होता है, जिस समय आप सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस समय भी स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ता था इस इक्वेशन। ये इक्वेशन ऐसा ऐसा इक्वेशन है जैसे अपना लोग क्या, जैसे अपना लोग एक ये ट्रायंगल में हीरोज फार्मूला पढ़ते थे ना, जो सारा ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल हो जाता था, सारा ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल हो जाता था, लेकिन वो प्रोसेस लेंदी था, बट ये गारंटी था उससे आंसर आएगा ही आएगा। अगर आपसे ऐसे करके ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अब इसका बोलते हैं एरिया निकालने के लिए, आप इसमें भी हीरोज फार्मूला थोड़ी निकाल दीजिएगा, क्यों, जब भी ट्रायंगल का रेशियो 3:4:5 में रहता है, 3:4:5 में रहता है, इट मीन्स वो ट्रायंगल राइट एंगल बनता है। तो सिंपल लॉजिक से हमने क्या 1/2 इंटू 3 इंटू 4 लगा लिया ना। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, एक एक मास्टर फॉर्मूला है, जिसमें जैसे मोंगीज मेथड हुआ, चारपिट्स मेथड हुआ, ये सब क्या, जो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल मेथड से, जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जितना भी हम मेथड पढ़े हैं, अगर उससे सॉल्व नहीं हो पाता है तो इस मेथड से सॉल्व होता है, बट टाइम टेकिंग लगता है, इसीलिए इसका सावधानी बरतना पड़ता है। ऐसा नहीं छोटा भी क्वेश्चन में हम हीरोज फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन निकल जाएगा, ये तो गारंटी है। Which method is applied to solve equation which cannot be reduced to any of the standard form? देखिए मैं जिसका भी बात कर रहा था वो कौन सा मेथड है, इसमें से एक चारपिट्स मेथड, चारपिट्स मेथड का यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि सिंपल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या होमोजीनियस कुछ कुछ होता है, बहुत सारा मेथड होता है, अगर उससे रिड्यूस, इतना टफ ट्रिग्नोमेट्री बोलना नहीं, जितना टफ रिड्यूस बोलना है, चारपिट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस सब को आप स्टेटमेंट को ध्यान में रखता है, क्यों, ये सब आपका सिलेबस में, आप ये छोड़ के नहीं भाग सकते हैं ना। चारपिट्स मेथड इज अ जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ, ये जो इक्वेशन होता है डिग्री 1 रहे, ऑर्डर कितना भी डिग्री का रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका ऑर्डर 1 रहना चाहिए ना, मतलब dy/dx ही रहना चाहिए, d2/dx स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, ऑर्डर 1 रहना चाहिए, और डिग्री कोई भी रहे तो चलेगा। चारपिट्स मेथड का यही क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब बंद। Monge's method of integrating RSSTTV, जहां पे RST R इन द क्या, फर्स्ट डिग्री में ही रहेगा, फर्स्ट डिग्री। ऊपर वाला को ध्यान दीजिए, ऑर्डर इसमें 1 था, ऑर्डर चारपिट्स मेथड जनरल फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 के लिए, बट मोंगीज मेथड है ना, इसमें फर्स्ट डिग्री के लिए एप्लीकेबल, आप इसको रिलेट कर करके याद कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित है आएगा ही, एक तो सिलेबस में है और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ मोंगीज मेथड का ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें से कौन सा होगा, r dy/2/dx स्क्वायर, s dy/dx, r dp/dy ना, t dq, इसको कैसे याद रखें, इसमें से कौन सा मोंगीज मेथड का ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का कहने का मतलब, जिस समय हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उस समय दो इक्वेशन का मदद लेना पड़ता है, उसीलिए
इसमें ये भी है ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये भी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, एक मैन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब, उसी तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मॉन्गीज मेथड को सॉल्व करते हैं उस समय हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसे याद कैसे रखें? याद करने के लिए ट्रिक बनाया है क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो मालूम चलेगा वीडियो स्किप करके भाग गया तो हम किसको फिर पढ़ाएंगे। RDY मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से क्या आया, कहीं ना कहीं से यहाँ पे क्या आया, चमकीला कलर, रेडी TDX से क्या होगा, टैक्सी और 6 रेडी टैक्सी 6। और इसमें देखिए तो जैसे कोई भी क्रिकेटर तो पहले रेडी होगा, तैयार होगा, उसके बाद टैक्सी पकड़ेगा, उसके बाद जाके 6 मारेगा, उसके बाद क्या, 6 मारने के बाद क्या होगा, तो रुपया कौन लेगा, सारा बात तो रुपया पे ही आ जाता है, रुपया पे नहीं, रुपया पे। टैक्सी, फिर टैक्सी पकड़ेगा और घर पे आएगा, आराम से कैसे सोएगा, विक्स लगाया और सो गया। तो इस ट्रिक से ये कैसे याद रहेगा, देखिए तो RDY रेडी याद हुआ, TDX टैक्सी और 6 और यहाँ से RPY रुपया, और ये टैक्सी सेम है, तो ये कैसे, जैसे यहाँ P है तो यहाँ Q आएगा, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है इसलिए सिर्फ X ही आया। ध्यान दे रहे हो, किस पे ध्यान दे रहे हो उस पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान देना। बच्चा को बताना पड़ता है, हमको खुद परेशानी होता है जिस समय ये पढ़ते थे। परेशानी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद तो करना है, रेडी कैसे याद, RDY से रेडी, टैक्सी 6 और V से विक्स, ऐसे ये टैक्सी में क्या अंतर है, इसमें यहाँ पे P है तो यहाँ पे Q आएगा। ये दोनों को मंगीज मेथड में ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, और इसमें RST क्या है, फर्स्ट डिग्री का होता है, ये दोनों ध्यान में रहे। और ऊपर में देखिए चारपीट्स मेथड किसके लिए सॉल्व होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड एनी डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर का हो और कोई सा भी डिग्री का हो। क्या बात है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, जिसका बात करें, लैग्रेंजेज इक्वेशन का ये फॉर्म है ना। पार्शियल लैग्रेंजेज बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल के लिए ही आते हैं। मोंगीज या बर्नौलीज है तो ये क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रेंजेज पार्शियल कहलाते हैं। इस फॉर्म में अगर देखें P dz/dx पार्शियल डिफरेंस dz विद रिस्पेक्ट टू dy, तो इस फॉर्म में आपका क्या होगा, शायद स्क्रीन से बाहर जा रहा होगा, अब नहीं जा रहा होगा, आई थिंक नहीं जाना चाहिए, देखना पड़ता है ना, ऐसा ना हो पढ़ा रहे हैं मालूम चलेगा स्क्रीन से बाहर ही जा रहा है। एक तो स्टूडेंट लोग को समझने में परेशानी, उसके बाद स्क्रीन से ही भी बाहर जाएगा, तो हम आप ही लोग के सपोर्ट से तो पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम फिर किसको पढ़ाएंगे। हाँ, लैग्रेंजेज इक्वेशन याद रहेगा, हाँ बिल्कुल याद रहेगा। ये ध्यान दीजिए, तो ये क्या गजब का क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ ए कर्व इज कांस्टेंट, देन द कर्व, उसका कर्व का नेचर क्या होगा, सर्किल तो होने से नहीं रहा, इलिप्स भी होने से नहीं, कार्डवाइड का शेप जानते हैं, हर्ट शेप का होता है, ऐसे इस टाइप का होता है कार्डवाइड का शेप, इसी में या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे की तरफ, या फिर ये राइट की तरफ है तो यही फिर लेफ्ट की तरफ, कार्डवाइड का ये तीनों तो होने से नहीं रहा, तो यही ना होगा इक्विएंगुलर स्पाइरल, क्योंकि ये तीनों के बारे में हम जानते ही हैं, तो इसी पे डाउट है। इक्विएंगुलर स्पाइरल किसी न किसी एग्जाम में तो टिक मार के आओगे ना, ऐसा थोड़ी है छोड़ के आ जाओगे, छोड़ते तो हम किसी को हैं, चाहे वो एक्स रहे या वाई रहे, छोड़ते तो किसी को नहीं। विच वन इज इन कैलेट्स फॉर्म, ये कैलेट्स फॉर्म एक फेमस फॉर्म है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी पढ़ते हैं ना तो ये इस फॉर्म में आता होगा, जो पार्ट टू में एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था सॉल्व करने के लिए। वो याद कहाँ रहता है, आंसर याद है, क्वेश्चन कहाँ से याद रहेगा। जाते जाते मैं अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए सोचे हल्का से स्टार्ट हुआ था, इजी से एंड भी कर दें।
डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका आंसर क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इतना मजाक हो ही गया है तो एक और मजाक कर ही देते हैं ना। एक इक्वेशन लिखते हैं जिसका आपको ऑर्डर बताना है, वो भी कहाँ? अभी कमेंट सेक्शन में। भुला मत जाइयो मेरे प्यार को नहीं रे। क्या बात है, कहाँ जाना है? तारों के शहर में। बाबू तारों के शहर में तो एग्जाम होने से नहीं रहा, एग्जाम होगा या बीडी कॉलेज में, या कहाँ? वहीं होगा बीडी कॉलेज में। इसलिए तारों शहर जाना छोड़ दीजिए और थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम तारों के शहर में आपका होने वाला है नहीं। और ऑप्शन डी 0। इसमें से कौन सा, इसका आपको क्या ऑर्डर बताना है? ऑर्डर, ये आपको क्वेश्चन दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या ये 2 इंटू, जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं होता 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस क्वेश्चन में बहुत सारे छात्राएं को भी होता है ना। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट के लिए। कुछ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्लास कब खत्म होगा। थैंक यू फॉर ग्रेट क्लास ना। कल मिलते हैं, बाय बाय। समझ में आया या नहीं आया? आया, इसी तरह आगे भी समझ में आएगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सही सुना। इसी शब्द के साथ लेते हैं जाने का इजाजत। जय हिंद दोस्तों।